इस वीडियो में आपको अक्ल दाढ़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। जैसे कि अक्ल दाढ़ अगर अपने लाइन पर ना निकले और अगर वो गाल की तरफ निकलता है और गाल को अगर काटने लगता है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, वैसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए। अक्ल दांत अगर निकलवाना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर उस जगह पे दांत जो है वो कब लगवाना चाहिए और कैसे लगवाना चाहिए। अक्ल दाढ़ जो है वो आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अक्ल दाढ़ अगर आपके चिक को काटने लगता है, मतलब अगर चिक बाइटिंग होने लगती है उससे, तो उससे आपको क्या हो सकता है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये सारे चीज़ों के आंसर्स आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो को देखते हैं, अगर आपके विजडम टीथ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। उसके बाद भी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि अक्ल दाढ़ को अक्ल दाढ़ क्यों कहते हैं। पहले जो है वो अक्ल के लिए पैमाना ऐसा रखा गया था कि 18 साल की उम्र के बाद जो है वो इंसान के अंदर पूरी मैच्योरिटी आ जाती है। तो इसी वजह से ये जो दांत होती है वो 18 साल की उम्र के बाद किसी भी एज में आ सकता है, इसीलिए इसे अक्ल दाढ़ कहते हैं। अक्ल दाढ़ को डेंटिस्ट्री की भाषा में थर्ड मोलार बोलते हैं। ये जो होती है लास्ट के जो दांत होते हैं, ऊपर का दांत हो लास्ट वाला या नीचे का लास्ट का दांत हो, उसी को हम लोग विजडम टीथ या फिर अक्ल दाढ़ बोलते हैं। अक्ल दाढ़ का आपके अक्ल से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके अक्ल दाढ़ निकाल दिए जाएं तो उससे आपके अक्ल के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ता है। और ये अक्ल दाढ़ जो है वो जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, रिवॉल्यूशन आ रहा है और ये जो दांत होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपके जबड़े में निकलते हैं। या तो वो तिरछे तरीके से निकलते हैं या फिर वो जबड़े में ही फंसे हुए रह जाते हैं या फिर वो गाल की तरफ निकलने लगते हैं और गाल को काटने लगते हैं। तो इसीलिए ये जो है वो सारी चीज़ें आपके रिवॉल्यूशन की वजह से हो रही है। मतलब आपके जो जबड़े हैं वो पहले के जबड़े की अपेक्षा छोटे होते जा रहे हैं, इस वजह से ये सारी दिक्कतें जो हैं वो होती हैं। इसे ही हम लोग इम्पेक्शन बोलते हैं। अगर किसी को भी ये अक्ल की दांत निकलवाने की आवश्यकता पड़ती है तो बहुत ही कम केसेस होते हैं जो नॉर्मल केसेस होते हैं, नहीं तो ये दांत को निकलवाने के लिए अक्सर सर्जरी करना पड़ता है। ये सर्जरी जो होती है वो आम सर्जरी से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें आपको 5 से 6 दिनों तक लिक्विड डाइट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसमें सूचर्स करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके केस के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अक्ल दाढ़ अगर आपके गाल की तरफ निकलते हैं और गाल को अगर काटने लगते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको जो है इस अक्ल दाढ़ को निकलवा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि अक्ल दाढ़ निकलवाएंगे तो इससे आपके आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब बहुत डेंटिस्ट्री जो है एडवांस हो चुकी है, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, बहुत ही ईजिली जो है वो आपके इस तरीके के फंसे हुए जो दांत होते हैं जो आपके गाल को काटते हैं उन्हें निकाला जा सकता है। इसी कंडीशन में दूसरा ये होता है कि जहाँ पे वो गाल को काटने लगते हैं वहाँ पे या तो धब्बे जैसे बनने लगते हैं या फिर ऐसे अल्सर्स बनने लगते हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर बार बार एक ही जगह पे ऐसे घाव बन रहे हैं जो जल्दी से सूख नहीं रहे हैं तो ऐसे अल्सर्स जो हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं, इससे आपको कैंसर्स तक हो सकता है। इसीलिए आपको बिना कुछ सोचे समझे इस दांत को निकलवा देना चाहिए, क्योंकि जब भी एक जगह पे कहीं पे कट हो रही है और वहाँ पे जब भी आपका मुंह जब बंद करते हैं फिर से वहाँ पे रिपीटेड कट हो रही है, तो ये रिपीटेड कट जो होती है वो सही नहीं मानी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो अक्ल दाढ़ से ये आता है कि अगर अक्ल दाढ़ में कोई कैरीज हो जाता है या फिर कोई ऐसे छोटे मोटे से स्पॉट्स हो गए हैं या फिर वहाँ पे अच्छे से ब्रशिंग नहीं होने पा रही है तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाए। जब भी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि उसमें छोटे कैरीज हैं और दांत आपके अच्छे तरीके से आपके जबड़े में निकले हुए हैं तो उसको इनिशियली पीरियड में उसमें फिलिंग कराई जा सकती है, जिसे कि हम लोग रेस्टोरेशन बोलते हैं, ताकि वहाँ पे फिर से फूड लॉजमेंट ना हो, खाना ना फंसे और ये कैरीज जो है वो और ज़्यादा ना बढ़े। ऐसा जब भी कंडीशंस होता है तो आपको रात में सोने से पहले एक बार माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो माउथ वॉश अगर आप डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब्ड हो तो और अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप घर पे गुनगुना पानी में नमक मिला करके अच्छे से उसे माउथ वॉश की तरह यूज़ किया करें, जिससे कि अगर कोई भी खाने के पार्ट्स अगर ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पे अच्छे से ब्रश नहीं जाने पा रहा है या अच्छे से फ्लॉशिंग नहीं होने पा रही है
तो उन जगहों पर से आपका जो है फूड पार्टिकल्स अच्छे से रिमूव हो जाए और वहाँ पे कैरीज डेवलपमेंट ना होने पाए। कभी भी अक्लदाढ़ जो होती है, जो विजडम टीथ होते हैं, वो इतना लास्ट में होता है कि वहाँ पे आपकी RCT जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है, दांत को बचाने वाली, वो ट्रीटमेंट नहीं होने पाती है क्योंकि वहाँ पे अच्छे से फाइलिंग नहीं होने पाती। इसलिए ये दांत को निकलवा देना सबसे उचित जो है वो डिसीजन माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि क्या अक्लदाढ़ निकलवा लिए हैं, हमारे मुंह में जो है वो 4 दांत कम हो चुके हैं, तो वो 4 दांतों को फिर से लगवाना कितना ज़रूरी है। तो कभी भी जब भी आपके अक्लदाढ़ निकलते हैं तो वहाँ पे डेंटिस्ट कभी भी दांत लगाने की सलाह नहीं देते हैं क्योंकि ये दांत जो होते हैं वो आपके ओरल कैविटी के एक्स्ट्रा दांत माने जाते हैं। इन दांतों का खाना खाने में कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है। आपके जो सेकेंड मोलर होते हैं बस वहीं तक आपके जो खाना है उनको चबाने का काम होता है। ये लास्ट के जो दांत होते हैं वो एक्स्ट्रा टीथ माने जाते हैं। तो इसी वजह से अगर कभी भी आपके लास्ट दांत निकल जाते हैं तो उन जगहों पर आपको दांत लगवाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अक्लदाढ़ जो है वो अच्छे से निकलने नहीं पाया है और उसके ऊपर में जो मसूड़ा है वो चढ़ा हुआ है, और जब भी आप अपने जबड़े को बंद कर रहे हैं तो वो वहाँ पे उसको कुचलने जैसा कर रहा है और वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद से स्पॉट बन गए हैं। क्या ये कैंसर है? तो अगर इस टाइप का सोच अगर आपके मन में भी आता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अगर शुरुआत में कभी भी कोई भी दांत निकलता है तो इसी तरीके की डिफ़िकल्टी होती है जो कि हम लोग ज़्यादा फेस नहीं करने पाते हैं क्योंकि आगे के जो दांत होते हैं वो इजीली तरीके से निकल जाते हैं, बट लास्ट वाले दांत जो हैं उसको निकलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले मसूड़े उसको कवर किए हुए होते हैं, बहुत सारे केसेस में इन मसूड़ों को काट के हटाने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अगर डेंटिस्ट से दूर रहते हैं या डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, उन लोग जो है वो वेट करते हैं कि ये दांत जो है वो कुछ दिनों के बाद खुद ही निकल जाएगा। ये एक नॉर्मल सी प्रोसीजर है, तो इसे नॉर्मल सी प्रोसीजर बिल्कुल ना समझिए, क्योंकि अगर आपके दांत फंसे हुए टाइप से हैं तो वो कभी भी निकलेंगे नहीं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अगर आपके भी दांत के ऊपर मसूड़े चढ़े हुए होते हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि डेंटिस्ट के पास जा करके इसका अपरकुलेक्टमी करवा लें, मतलब वहाँ पे जो मसूड़े हैं उसको रिमूव करवा लें। उसकी जो है एक्सरे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से आपके दांत जो है वो आपके जबड़े में निकलने वाले हैं या फिर निकल रहे हैं, ये निकलेंगे भी या नहीं, ये जो है कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर ऐसे बार बार की वजह से अगर वहाँ के मसूड़े सफ़ेद हो गए हैं तो उन मसूड़ों को वहाँ से रिमूव करवा देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी ऐसे अल्सर्स ना बने जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करें। और ये अगर मसूड़े उन जगहों पे अगर रहेंगे तो वहाँ पे फूड लॉजमेंट होने का भी डर होता है, जिससे आपके मुंह में महक जैसी कंडीशंस जो हैं वो बनने लगेंगी और बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बाकी दांतों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। अक्लदाढ़ निकलवाने के बाद क्या बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी काम जो है वो करने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आप जैसे अपने नॉर्मल जो रूटीन फॉलो करते हैं, जो काम करते हैं वो आप कर सकते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिस दिन अक्लदाढ़ को निकलवाते हैं, जब सर्जरी करवाते हैं, अगर आपको सर्जरी की आवश्यकता है और अगर आपका सर्जरी हुआ है तो आपको कम से कम 8 से 9 घंटे तक कोई भी काम करने के लिए, मतलब ऐसे कोई काम जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, वो काम करने के लिए अवॉइड किया जाता है। और उसके साथ साथ आपको जो है ये परहेज बताया जाता है, ये प्रिकॉशंस बताया जाता है कि आपको कम से कम 5 से 6 दिनों तक लिक्विड डाइट लेना होता है, क्योंकि जब सर्जरी की जाती है तो वहाँ पे सूचर लगाए जाते हैं और सूचरिंग के बाद जो है वो आपकी मुंह जो है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं होने पाती है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होती है बात करने में, थोड़े बहुत स्वेलिंग हो सकते हैं वहाँ पे, जो कि 2 से 4 दिनों में अपने आप से ही ठीक होने लगते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है थोड़ा लंबा मेडिसिन चल सकता है, जो नॉर्मल दांत की अपेक्षा थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन बहुत ही ईजी वे में आपका जो है वो ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर्जरी के बाद डॉक्टर से मिलना कितना इम्पॉर्टेंट होता है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अक्लदाढ़ का सर्जरी करवाते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें दोबारा, इसलिए क्योंकि वो आपके कंडीशंस को देख लेते हैं, आपके हीलिंग जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं वो देख लेते हैं, कोई ड्राई सॉकेट्स तो डेवलप नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों को देखना आपके डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप खुद से जो है वो घर पर इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। अगर आपके भी अक्लदाढ़ में प्रॉब्लम है, विजडम टीथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने नियर डेंटिस्ट से जाकर के मिलाइए और अपना जो है वो ट्रीटमेंट पूरा करिए।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं मिस कर दी हूँ और अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।